सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। 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 और सोनाली बेटा कैसी हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे सारे श्रोता, सारी सखियाँ वो भी खुश होंगे। बिल्कुल खुश होंगे। आज बड़े खास दिन है। शुभकामना तो देने का भी दिन है, शंकराचार्य जयंती का। लेकिन हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि विश्व मलेरिया दिवस की शुभकामना नहीं दे सकते। हाँ, बचाव बहुत जरूरी है। तो भाई बचाव के बारे में बात करेंगे। विश्व मलेरिया दिवस है आज। साथ ही गीत मंजरी में आज हम सफर पर बातचीत करेंगे और दादी माँ के नुस्खे में हम मुनक्का की जानकारी देंगे ना। जी हाँ। तो सबसे पहले जो है आदि शंकराचार्य की जयंती है, इस पर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को। आज 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य की जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण के कुल में हुआ था। आदि शंकराचार्य को मात्र 8 वर्ष की छोटी सी आयु में सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसा कहा जाता है ना। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 साल की आयु में हिमालय क्षेत्र में समाधि ले ली थी। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करते हुए देश के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में 4 धाम के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य जी ने जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। अलग अलग मत है इसमें। इन्हें मठ की स्थापना की है तो श्रृंगेरी पीठ की बात की जाती है। देश के 4 भाग में इन्होंने जिस मठ की स्थापना की आदि शंकराचार्य जी ने, उसमें है श्रृंगेरी पीठ है, ज्योतिष पीठ है और बद्रिकाश्रम है, पूरी गोवर्धनम पीठ है और द्वारिका शारदा पीठ शामिल है। और देश के इन पावन मठों पर आसीन गुरु को शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है ना। और सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की इन्होंने स्थापना की थी। और ऐसी वहां पर कहा जाता है कि उन्होंने एक बार वहां पर घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि एक नाग जो है उसने फन काढ़ कर एक मेंढक यानी मेढकी को एक तरीके से कहना चाहिए कि बचा कर रखा था, उसकी सुरक्षा कर रहा था। तो पता चला कि वो गर्भ से थी। तो एक सांप जब वहां पर उसकी इस तरह से सुरक्षा कर रहा था तो वो चौंक गए और फिर वो वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रकृति का अनूठा दृश्य जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये जगह कुछ तो विशेष है, यहाँ पर कुछ खास बात है। और इस तरह से उन्होंने वहां पर एक मठ की स्थापना की। क्या बात है। और आज के दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शंकराचार्य जयंती मनाते हैं। और आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम विशिष्टा था। बाल्यकाल से ही शंकराचार्य के भीतर अलौकिक लक्षण दिखाई देने लगे थे। अल्पायु में ही उन्हें सारे वेद, उपनिषद, वेदांग आदि का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपनिषदों की भाष्य रचना की थी और उन्होंने हमें अद्वैत का मार्ग दिखाया। अद्वैत का मतलब है जहाँ पर दो ना हो, यानी दोनों एक है, जिसका अर्थ है इस विश्व की सारी चीजें ब्रह्म हैं और सभी एक हैं। ब्रह्म और आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। वे अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आदि शंकराचार्य के अनमोल वचन कहते हैं कि बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और अहंकार के बीच भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि धन, रिश्ते, दोस्त या जवानी पर गर्व न करे। ये चीजें पल भर के बाद नष्ट हो सकती है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और उसे प्राप्त करो। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं बराबर कि हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, या यूं कहें कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करने में लगे हैं, अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। तो ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य की जो बातें हैं कि इंद्रियों को अपने वश में रखो, उन्होंने कहा था, और हृदय में प्रभु को देखो, तो जाहिर है कि हम बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा निर्लिप्त हो जाएंगे और फिर हम इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम धन उपार्जन न करें या बहुत अधिक कमाएं, लेकिन एक होती है ना कि हम बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए, थोड़ी सी चीज़ से परेशान हो गए, दुख आया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, या खुशी का समय आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गए। तो इन सब चीज़ों में हम अपने आप को संयमित रख सकें, ये सारी
बातें जो हैं हमारे शास्त्र भी बताते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही बताया। और मात्र 32 वर्ष की उम्र में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली थी और हम उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान का कलश जो है वो छलकता रहे और दूर दूर तक इसमें जो इसके ज्ञान के जो अंकुर हैं वो दूर दूर तक फैलते रहें और ज्ञान का प्रकाश सब तरफ फैले, यही कामना करते हैं हम। यही कामना करते जी। और ज्ञान तो ऐसा है कि जितना भी हम अर्जित करें उतना कम ही होता है, फिर हमारी उम्र कितनी ही क्यों ना बढ़ती जाए पर उसकी कोई सीमा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। और आज है विश्व मलेरिया दिवस जी। और प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो बीमारी है मच्छरों के काटने से फैलने वाली इस बीमारी से प्रतिवर्ष लाखों लोग संक्रमित होते हैं। और बुआ जी ये बीमारी जानलेवा भी है क्योंकि ये प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम नामक वायरस जो मादा एनाफिलिस नामक मच्छर में मौजूद होते हैं जिससे ये बीमारी फैलती है। और भाई ये बात हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि पूरे विश्व की 3.3 अरब जनसंख्या में लगभग 106 से देश हैं जिनमें मलेरिया का खतरा है और प्रतिवर्ष 2012 में मलेरिया के कारण लगभग इन्होंने लिखा है
वर्ष 2012 में मलेरिया के कारण लगभग 6,27,000 मृत्यु हुई, जिनमें अधिकतर अफ्रीकी, एशियाई, इन्होंने देशों की बात लिखी है। यानी कि कुल कहना इनका भी यही है कि इसमें से विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, टीकाकरण सप्ताह, विश्व तपेदिक दिवस, तंबाकू निषेध, विश्व हेपेटाइटिस, ये सब जो दिवस हैं ये इसीलिए चिन्हित किया गया कि इनसे बचा जाए। और मतलब पूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है कि दिवस उन 8 आधिकारिक वैश्विक सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित किया गया है। तो ये 8 में से एक ये भी है कि मलेरिया दिवस मनाया जाए और इसमें जो भी एहतियात बरतना है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इलाज से बेहतर होता है बचाव करना। मलेरिया और मच्छरों के काटने से होने वाली अन्य बीमारियों से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर का पानी समय समय पर बदलें, मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करें, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें, खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त। मलेरिया के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जांच और उपचार कराएं। तो ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। तो वाकई ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सच बात है कि बचाव बहुत जरूरी है ना। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि घर के दरवाजे और खिड़कियों पर नेट जरूर लगवाएं। बिल्कुल सही बात है। शाम के वक्त मच्छर बहुत आते हैं, तो उस वक्त अगर हम जो है वो नेट वाली जो दरवाजा है वो बंद कर देंगे तो हवा भी आएगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो विश्व मलेरिया दिवस को मनाने की घोषणा WHO द्वारा मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई और मलेरिया के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है गंदगी। तो घर के आसपास गंदगी ना हो, जैसे हमारे एक साथी ने भी कहा कि पानी का जमाव ना हो, क्योंकि जो है पानी में मच्छर पनपते हैं, इसलिए स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के अंदर भी सफाई का उतना ही ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल सही बात है। घर के अंदर हो चाहे बाहर हो तो भाई बाहर का रखेंगे ख्याल, तो दूसरे के लिए भी हम थोड़ा सा सहयोग करेंगे इस तरह से कि भाई वो उनके घर में भी बीमारी न जाए। और मलेरिया के लक्षण की अगर हम बात करें कि भाई पता कैसे चले, तो उसमें यही है कि तेज बुखार अगर आ रहा है, थकान लग रही है, सिर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में अगर आपके जकड़न हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, ठंड लग रही है, तो ये सब अगर लगता है तो आप समझिए कि हो सकता है मलेरिया है। और इसलिए थोड़ा सा एहतियात तो बरतें उसके पहले, लेकिन अगर ये लक्षण आ गए हैं तब आप चिकित्सक से मिलें। और जैसे कि हर वर्ष जो थीम होती है किसी भी दिवस को मनाने की, इस बार की थीम है शून्य मलेरिया, यानी कि मलेरिया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, उसके उपाय, बचाव और कार्यान्वयन। जैसे हमारे अभी साथी ने कहा कि घर के अगल बगल में पानी का जमाव ना होने दे, वैसे बुआ जी एक बात भी होती है ना कि हम घर में भी जैसे ना फव्वारे लगाते हैं। फिर उसके बाद में हम कुछ घर के इंडोर प्लांट्स भी लगाते हैं। उसमें भी पानी हो जाता है, या तो फिर क्या होता है कि फ्रिज के नीचे जो ट्रे होता है उसमें भी पानी जम जाता है। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि उसका पानी समय समय पर बदले, क्योंकि उस पानी में जो है मच्छर पैदा हो जाते हैं। हमने बहुत सारी जालियां लगा दी, मच्छरदानी लगा दी, क्रीम लोशन लगा दी, पर घर के अंदर ही अगर पानी है तो उस पानी को हमें रोज फेंकना चाहिए। और अरे देखो भाई, फ्रिज के नीचे वाला तो आपको साफ करना है, उसको बदलना नहीं है बल्कि हटा देना है। और जो इसमें है पौधे वगैरह में जो हम डालते हैं उसमें देख कर डालें कि उसमें ऊपर न रह जाए। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते, अगर लग रहे हैं तो उनके जो उपाय हैं, उनके बचाव के जो भी उपाय हैं वो किए जाएं। और बच्चों के लिए खासतौर से जैसे घर में अगरबत्ती जलाएं या लोशन लगा लें, जो भी आपको उपाय ठीक लगता है वो जरूर करें। और कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। लेकिन बुखार जो है ना वो भी ऐसे समय समय पर हाजिर हो जाता है। तो खासतौर से ये मलेरिया वाला जो है ना एक निश्चित अंतराल पर आता है, इसकी खास ये भी पहचान है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है सोनाली बेटा कि जांच में इसके लक्षण नहीं आते हैं, कभी कभी जांच करवा लीजिए तो नहीं पता चलता है।
कुछ कुछ 24 घंटे के बाद वो आता है खून में, तो ये मत सोचिए कि नहीं है, फिर उसके बाद फिर से जांच जरूर करवा लें। अक्सर क्या होता है कि हम इस मामले में सोचते हैं कि अब तो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और है, लेकिन 24 घंटे के बाद एक बार फिर जांच करवा लें, 1-2 बार उसमें जांच करवा लें, तभी आश्वस्त हों कि ये मलेरिया नहीं है। तो भाई ये जानलेवा बीमारी है, हम तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, है ना, बीमार ना रहें। और मैंने ये भी सुना है बुआ जी कि जब बुखार होता है उसी वक्त अगर हम ब्लड चेक करें तो पता चल जाता है कि आपको मलेरिया है, क्योंकि बुखार उतर गया तो जो है हमारा वायरस वो छुप जाता है। इसलिए ऐसे कुछ लक्षण हो तो उस वक्त जब बुखार आए उस वक्त ब्लड चेक कीजिए, तो पता चल जाएगा कि मलेरिया है या नहीं है। और अब गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम।
तो भाई ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं अब मुनक्के की। तो मुनक्का जो है सूखा जो होता है अंगूर या काली किशमिश के नाम से भी जाना जाता है और इसका खट्टा मीठा स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। मुनक्के में ग्लूकोज होता है, विटामिन होता है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि जब मलेरिया हो जाता है उस वक्त मुनक्के को थोड़ा सा भून के घी में और फिर वो जो है मरीजों को दो खाने के लिए, तो उसमें राहत मिलता है, उससे आराम मिलता है। अच्छा, पोषण मिलते हैं। तो इन्होंने एक साथी ने ये भी शायद लिखा, पता नहीं उसी साथी की आप बात कर रही हैं सोनाली जी की किसी और की। उन्होंने लिखा है कि बुखार में जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो मुनक्के को तवे पर भून के उसमें नमक और काली मिर्च लगाकर खाया जा सकता है, तो अच्छा लगता है स्वाद में। वैसे इसमें उपस्थित फाइटोकेमिकल्स कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होते हैं। रात को भिगोकर सुबह उसका सेवन ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। वजन घटाने के लिए भी मुनक्का का उपयोग किया जाता है। मुनक्के में भूख को कंट्रोल करने की क्षमता होती है और इसके सेवन से पेट जल्दी भर भी जाता है। और मुनक्के में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जिसके कारण जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है नियंत्रण में रहता है। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ये लाभप्रद है और बहुत फायदेमंद है। मुनक्के के सेवन से एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। इसमें विटामिन बी भी उपस्थित होता है, साथ ही आयरन की मात्रा हमने जैसे पहले बताया कि बहुत होती है। और इसमें कैल्शियम भी मौजूद होने के कारण हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। इसमें उपस्थित फाइटोन्यूट्रिएंट्स दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होते हैं। और देखो भाई ये आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। तो मतलब इसका सेवन करते रहना चाहिए। तो जो समस्या है वो हो सकता है कि बहुत देर में आपके आए या अगर आए तो बहुत हल्के में निकल जाए। तो ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कि इसका सेवन करते रहना चाहिए। और वैसे भी जब पेट अगर ठीक रहेगा, साफ रहेगा, तो जाहिर है कि बहुत सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे, है ना। और इसका सेवन पर सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि मीठा होता है तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें शुगर होगी। तो शुगर के मरीज जो है सीमित मात्रा में करे और डॉक्टर से परामर्श कर ले। भाई ये तो देखो एक सामान्य सी बात है, जैसे कि अगर हम लोग अंगूर खाते हैं या बाकी चीजें खाते हैं, हम लोग सिर्फ उतनी ही जानकारी देते हैं। बाकी अगर आप किसी खास परेशानी से जूझ रहे हैं तो कृपया किसी भी चीज का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श से ही लें, है ना। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि मुनक्का आज भी अपने औषधीय गुणों के कारण किशमिश की तुलना में एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प माना जाता है। आयुर्वेद में मुनक्का को रात भर भिगोने की सलाह दी जाती है ताकि इसे पचाना आसान हो जाए। ये अपने शीतलन गुण के कारण अम्लता और अपच को कम करता है और आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट है। सूखी खांसी और श्वसन पथ की सूजन के इलाज में भी प्रभावी माना जाता है। रात भर भिगोया हुआ मुनक्का सुबह खाली पेट सेवन करने से हार्मोन असंतुलन को ठीक करने में भी मदद मिलती है। हार्मोन्स को संतुलन भी ये देता है। इसी तरह से जैसे कि इसको सेकने की बात इन्होंने तवे पर कही है, ऐसे ही किसी सीख में आप इसको जैसे कि वो सीख आदि कबाब आदि बनाते हैं, वैसे ही इसको सीख में ऐसे डाल के उसकी पहले बीज निकाल लें और फिर उसको भून लें सीधे आंच पर, और उसके बाद उसमें नमक और काली मिर्च लगाकर खाएं तो इससे भी खांसी आदि में बहुत आराम मिलता है। तो इस तरीके की चीजें सेवन, और बुखार में जैसे इन्होंने कहा ना स्वाद बिगड़ जाता है तो इसको खाने से कब्ज की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, है ना। और बच्चों के लिए अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स तो लेके जाती हैं, तो इस तरह से मुनक्का वगैरह अगर लेके जाए तो कितना बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी तो है ही, और साथ ही बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि चलो माता नहीं, बच्चे नहीं खुश होंगे। देखो भाई चॉकलेट को नहीं रिप्लेस कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि जब हम इस तरीके की चीजें ले जाते हैं तो बच्चों में वो संस्कार आते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे रुचि जागती है कि अच्छा ये हमारे लिए गिफ्ट है तो ये हम खाएंगे। क्योंकि वैसे तो बच्चे आमतौर पर चॉकलेट ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन तुमने बड़ी अच्छी बात कही कि ये उपहार में हम जब ले जाएंगे तो धीरे धीरे बच्चों में इसके प्रति रुचि जागृत होगी, है ना। और अब गीत सुनते हैं। बिल्कुल। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम को
दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। हाँ, होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा। याद तो आती ही होगी ना। रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि मुनक्का में भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो एनीमिया से लड़ने की शक्ति रखता है। मुनक्का खून को बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत को पूरा करता है। इसके अलावा मुनक्का में भरपूर मात्रा में कॉपर पाया जाता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। सोते समय 10 से 12 मुनक्का को धोकर पानी में भिगो दे। इसके बाद सुबह उठकर मुनक्का के बीजों को निकालकर अच्छी तरह से चबाकर खाने से शरीर में खून बढ़ता है और मुनक्का खाने से खून भी साफ होता है और नाक से खून बहना बंद हो जाता है। मुनक्का का सेवन 2 से 4 हफ्ते तक करना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। और 2 से 4 हफ्ते कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर करें, लेकिन इसको आप अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम बराबर कहते हैं कि बादाम है भिगो लें रात में, कुछ नहीं तो आप 8-10 मूंगफली के दाने ही भिगो दें और सुबह खा लें और इसके संग संग मुनक्का भी खा लें। तो इन चीज़ों की अगर आप आदत डालेंगे तो अंदर बहुत सारे जो विकार हमारे होते हैं वो निकल जाते हैं और उसके संग संग जो बाकी दिक्कतें हैं वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे छूमंतर हो गई। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। बिल्कुल, हम फिर से हाजिर हो गए। और आज गीत मंजरी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारी सखियां भी, हमारे श्रोता भी बहुत सारे। कब करेंगे? अब करेंगे। अच्छा, ऐसा? क्या बात है, चलो फिर शुरू कर दो। वैसे अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बुआ जी समय समय पर घर से दूर अपनों के साथ सफर पर जाना बहुत जरूरी होता है ना, और ये अलग ही आनंद की अनुभूति दे जाता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में सफर पर जाना एक शिक्षा का हिस्सा होता था, क्योंकि सफर के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं बड़े होने पर सफर एक अनुभव दे जाता है। ये समय के सदुपयोग का सर्वोत्तम तरीका भी माना जाता है। और सफर के दौरान हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमें लोगों को समझने का अनुभव और दृष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य के स्वभाव को समझना भी एक सर्वोत्तम शिक्षा ही मानी जाती है ना। किसी को ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद होता है, किसी को समुद्र के किनारे
जो है वही लुभाते हैं। किसी को पर्वतारोहण पसंद है तो किसी को जंगल सफारी पसंद आता है। जैसा भी हो, सफ़र अगर सुहाना हो, मौसम हंसी हो तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है और हम सुध-बुध खो जाते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन-झुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो भाई मौसम सुहाना हो तो सफ़र हंसी हो जाता है, लेकिन तब और भी हंसी हो जाता है जब कुछ सावधानियां हम बरतते हुए आगे जाते हैं। जैसे कि अगर हम वहां गए हैं जहां तैरना नहीं आता या जो भी चीज़ें हमें नहीं आती, पर्वतारोहण नहीं आता, तो हमें उसमें आजमाना नहीं चाहिए या कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा है और ऐसे आप आनंद नहीं उठा पाएंगे, बल्कि कहीं कहीं आप परेशानी में घिर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जैसा करते हैं वैसे हमारे बच्चे भी हमारे देखा सीखी करते हैं। अगर हम गहरे पानी में चले गए तो हमारे पीछे पीछे बच्चे भी चले जाते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि जब भी हम सफ़र पर जाए तो हमें सुरक्षित घर पर जाना है। और सफ़र के दौरान हम सभी अपनी यादों को कैमरे में समेटते हैं, पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी ना ले। ये भी देखा गया कि लोग नाव में बैठ जाते हैं, पहाड़ी के एकदम किनारे पर चले जाते हैं, नदी के या समुद्र के अंदर जाकर फिर वहाँ पर जाकर सेल्फी लेते हैं। उस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई कोई दुर्घटना ना घट जाए। बिल्कुल, हमेशा अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स भी ज़रूर रखना चाहिए जब हम सफ़र पर जा रहे हों, यानी कि प्रारंभिक उपचार का वो सामान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जो व्यवस्था है शहर से दूर है या कोई ऐसी दिक्कत आ गई अचानक रात में आपके पास जहाँ पर आप कहीं भी दवाई आदि नहीं लेने जा सकते, तो जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर अपने साथ रखें।
और दवाइयों का ये भी है कि जो लोग रोज़ की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे बीपी की या शुगर की, तो भरपूर मात्रा में रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही दवाई दूसरे शहर में मिले जहाँ आप जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि सामान कम रखें, क्योंकि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो इतनी भारी भरकम बैग रख लेते हैं, बहुत सारा सामान रख लेते हैं, और हमारा ध्यान जो है सफ़र का आनंद लेने के बजाय सामान में ही रहता है कि हमारा सामान कहीं इधर उधर न हो जाए। तो सफ़र का बस आनंद लेते रहना चाहिए। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। तो भाई देखो, ऐसा है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो भी कुछ ऐसा ही है, इतना आसान नहीं होता। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे तुमने अभी बताया कि अगर हमें सफ़र पर जाना है तो सामान कम रखें, वैसे ही ज़िंदगी के सफ़र में अरमान कम रखें। ये हमारे साथी ने लिखा है, वाकई बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में सुख दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं, मुसीबतें भी आती हैं। जहाँ सुख है तो वहाँ पर दिक्कतें भी हैं, लेकिन हम परेशानियों से जो है परेशान हो जाते हैं, तो उनसे ना हो, क्योंकि वो सामने हमारे आएंगी। पर अगर हम ऐसी भावना बना लें कि इन सभी परेशानियों को हमें ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है, इन्हें अनदेखा करना है, तो ज़िंदगी का सफ़र जो है वो थोड़ा आसान हो सकता है।
लोग अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही हिस्से में ये दुख, ये तकलीफ़ें क्यों? तो सकारात्मक सोचें, चलो मेरे हिस्से में सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ़ है, ऐसा सोचने में एक बल मिलता है और हमारी सोच में बदलाव ज़रूर आता है। बिल्कुल, ज़िंदगी के सफ़र में हमें कभी-कभी मुसीबतों के बारे में भी सोच-सोच कर उन्हें बड़ा बना लेते हैं, जिसके कारण कल के साथ-साथ हम अपना आज भी बिगाड़ लेते हैं। मुसीबतों के बारे में बस ये सोचें कि कल का कल देखा जाएगा। हो सकता है कि वो मुसीबतें आई ही ना जिसके बारे में हम सोचकर इतना परेशान हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो कुछ इसी तरह से जब हमें किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो फिर हम एक सफ़र पर चल पड़ते हैं और किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए सबका अपना अपना एक रास्ता होता है जिसे वो खुद तय करता है। सब अलग अलग रास्ते से जाते हैं, हो सकता है मंजिल एक हो रास्ते पर चलने के लिए, लेकिन सही मार्ग क्या है, कौन सा सही रास्ता है जिससे कि हम समय से मंजिल हासिल कर पाएंगे, ये हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। और जो व्यक्ति महान और सफल हुए उन्होंने अपने जीवन के सफर में बहुत मेहनत की, अपने समय का सदुपयोग किया, साथ ही पूरे जीवन के सफर में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और दूसरों के लिए वे प्रेरणा स्थल भी बन जाते हैं। जी हाँ, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और जाहिर है कि ये तभी होता है जब वो
इस मंजिल को तय करने के लिए, यानी इस सफ़र को तय करने में जो भी दिक्कतें आती हैं उन्हें वो पार करते हैं। अब सुख दुख हो, धूप छाँव हो, हमारे रास्ते उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन हिम्मत अगर हम बनाए रखें, जैसे कि हम ये मान लें कि रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जो सफ़र में हमें दिक्कतें मिल रही हैं और हम अगर उसका संयम से सामना करें, धैर्य से काम लें, तो जाहिर है कि ये जो सफ़र है, ये दिक्कतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी और यह जो दिक्कत का समय है वो भी खुशियों में बदल सकता है अगर हम अपनी सोच बदल दें। और जीवन के सफ़र में लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। जब लोग हमारे साथ हों उस वक्त रिश्तों की कद्र करें ताकि रिश्ता बहुत मजबूत हो, और जब लोग जीवन सफ़र में बिछुड़ जाए तो उनकी सुनहरी यादों के साथ, उन्हें यादों को साथ लेकर जीवन हंसकर गुजार दे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत सारे हमारे साथी इस सफ़र में जुड़ जाते हैं और हमारे साथी ने इसी तरह से एक बात लिखी है, रेडियो के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो हमको सहारा मिल गया, आ गए फेसबुक पेज के एक नए रास्ते पर हम, विविध भारती पेज का सहारा मिल गया। क्या बात है। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि सफ़र चाहे कोई भी हो, कुछ अनुभव अच्छे या बुरे सीखने को देकर ही जाता है, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में जितने मुकाम या पल आते हैं उन्हें जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि ये वक्त गया फिर नहीं आता और अनुभव एक किताब की तरह है जिसे पढ़कर अपने बच्चों को हम सीख दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत कठिन होता है क्योंकि आगे की ज़िंदगी हमें दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार सड़क पर चलते वक्त हमें सड़क के पास वाला हिस्सा ही नज़र आता है, ठीक उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक अनोखा सफ़र है, किसी न किसी मकाम को हासिल करने के लिए प्रत्येक क्षण सफ़र के दौर से गुजरते हैं। हमें सिर्फ आज ही दिखाई देता है, कल क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, परसों क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, ये हमें मालूम नहीं होता। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, उसे इस कदर जीना चाहिए कि वो बोझ ना लगे। बहुत सही, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसे ही होता है, ये अनुभवों की एक पाठशाला होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे उस सफ़र में हमें इतने सारे कुछ अच्छे अनुभव मिल जाते हैं तो कुछ बुरे अनुभव में मिल जाते हैं। बस हमें एक बात करना चाहिए कि उन अनुभवों से एक सीख लेना चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं उसे अपनाना है और बुरी चीज़ों को अनदेखा करके हमें आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जिंदगी में कहते हैं ना कि एक जिंदगी में अगर एक पल में हम कितनी जिंदगी जीते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक जिंदगी में कितने पल जीते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो भी पल हमें मिला है कि एक पल, उसमें भरपूर हमें जिंदगी को जीना चाहिए और तभी ये सफर जो है खुशनुमा बनेगा। और खुशियां ढूंढना चाहिए हर पल में कि छोटी छोटी बातों में अगर हम खुशियां ढूंढे तो जिंदगी तो खूबसूरत हो ही जाती है। और अब गीत सुन लेते हैं एक।
पिया दिल दिया कितने नाज से ओ नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो। तो भाई हम बात कर रहे थे जिंदगी के सफर की, और ये जो सफर हमारा जो है छोटा सा 1 घंटे का सखी सहेली का, ये भी हम बड़े प्यार से तय करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं साथ में चल रहे हैं उन सब का मनोरंजन भी हो और ये सफर जो है खुशनुमा बना रहे। और वो हमारे साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। हाँ, बिना उनके जुड़े तो सफर हो ही नहीं पाता है ना। हम इन्हीं के साथ सफर तय करते हैं तो साथी हमारे बताएंगे कि उन्हें आज का सफर कैसा लगा। और बहुत सारी उनके बातें हमने कमेंट्स के रूप में पढ़ के सुनाई, और बहुत सारी उन्होंने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें, जैसे मुनक्के पर इतनी अच्छी बातें उन्होंने जानकारी दी। तो इसी तरह से जो है सखियों के श्रोताओं के साथ हमारे प्रोग्राम में तो हमेशा 4 चांद लग ही जाते हैं। बिल्कुल लग जाता है। तो हमें उम्मीद है कि जो बातें हमने आज बताई कि मुनक्के का सेवन आप करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, और जो जब भी कहीं यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि आप आजकल खास तौर से यात्रा पर जाने का समय आ गया है, जा भी रहे हैं लोग, कुछ लोग छुट्टियों के पहले चले गए, मतलब एडमिशन के पहले चले गए बच्चों के, कुछ आप जाएंगे, तो भाई इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा, है ना। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।